बच्चे दीपक, अमन, गौतम और आसिफ, सुष्मिता, सोनाली, वीरेंद्र, ये बहुत देर से काफी बच्चे हमारी क्लास का वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे बच्चे वेट करते हैं क्लास का। तो हम सब आपका वेलकम करते हैं और इस प्यारी सी सुबह में इस क्लास की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ ज्योग्राफी की जो हमारी टीम है पुरानी, जिसमें मैं अबरार अहमद लेक्चरर ज्योग्राफी कालका जी से, और पूनम नेगी मैडम मेरे साथ में हैं, और 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 साथ में वंदना मैडम हैं जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से हैं। बस मैं जल्दी से पूनम मैडम से कहूँगा कि वो अपना इंट्रोडक्शन करें, और वंदना मैडम से भी, कि फटाफट जो हम आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं। Sir, thank you, sir. Good morning, students, and once again we welcome you to the class of geography. I know we all are eagerly waiting for the second book to start, and I think we are good to go. So, without wasting another second, let us just move ahead. Thank you, Vandana ma'am. You can take over. Thank you, Poonam ma'am. A very good morning to all dear students. बच्चों सुप्रभात। जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो बच्चों आज हमारी टीम का भी टॉपिक है बुक 2 से चैप्टर 1 इंडियन पॉपुलेशन को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेरी रहेगा बेटा चैट बॉक्स पर हम टीचर्स आपकी क्वेरी का आंसर देंगे, और मन लगाकर पढ़िएगा क्योंकि आज क्विज सेशन भी है लास्ट में। थैंक यू। ओवर टू यू अब्रार सर। शिक्षार्थियों, क्लास शुरू करने से जो आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहली बात यह है कि यदि आपको ठीक से सुनाई ना दे रहा हो या स्क्रीन आपको थोड़ा सही नहीं दिखाई दे रही हो तो उसको रिफ्रेश कर लें। दूसरी बात यह है कि आप इस क्लास को पूरी स्क्रीन पर देखें। कोने में जो स्क्वायर का निशान होता है उसको क्लिक करके बड़ा कर लें, छोटी स्क्रीन पे थोड़ा सा अच्छा साफ नजर नहीं आता है। और तीसरी बात यह है कि चैट बॉक्स में केवल और केवल आप जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन्हीं पर बात करें। किसी प्रकार की और अन्य बातें चैट बॉक्स में ना करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे पीजीटी हमारे डायरेक्टरेट में हैं, वो बहुत सारे साथी हमारे साथ में ज्वाइन किए हुए होते हैं और वो भी आपकी हेल्प करेंगे, हर प्रकार के आंसर देंगे। तीसरी बात यह है कि अगर कोई फैक्ट्स की या किसी तथ्य की कोई गलती रह जाती है तो उसको हमें सूचित करें, हम उसको अगली स्लाइड्स में और उसको देख सकते हैं, बता सकते हैं हमसे, क्योंकि मानवीय भूल है उसकी संभावना हमेशा रहती है। इसके साथ ही मैं क्लास की शुरुआत करता हूं। आज की इस क्लास में हमारी जो पाठ्य पुस्तक 2 भारत लोक और अर्थव्यवस्था, उसका पहला लेसन जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपके जहन में एक सवाल होगा कि ये टॉपिक तो हमने अपनी जो पहली बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत उसमें भी पढ़ा है, तो फिर ये दोबारा क्यों? एक स्वाभाविक सा सवाल है। ये जो हमारी दूसरी बुक है ये भारत के संदर्भ में है। पहली बुक में जो हमने जो पढ़ा था, जनसंख्या का जो पाठ पढ़ा था, वो विश्व स्तर का था और उसमें सैद्धांतिक बातें ज्यादा थी, थ्योरिकल बात उसमें ज्यादा की गई थी। ये जो पूरा लेसन है आपका, ये भारत में जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में। आज के इस लेसन की जो हमारा की पहली क्लास है, इसमें हम केवल आपकी 4 बातों पर चर्चा करेंगे। पहले हमें देखना कि हम जनसंख्या का अध्ययन क्यों करते हैं, जनसंख्या हमारे लिए का अध्ययन करना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि विश्व के परिदृश्य में या विश्व के संदर्भ में भारत की जनसंख्या की स्थिति क्या है। तीसरी बात, भारत में जनसंख्या के आंकड़ों के स्रोत क्या हैं, कहाँ से जनसंख्या के आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं। और चौथी बात हमें इसमें ये जाननी है, समझनी है कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार है, वितरण का प्रारूप कैसे है और इस वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और प्यारे बच्चों, एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि सुना हुआ ज्ञान सुनाने के काम में आता है और सीखा हुआ और करके जाना हुआ जो ज्ञान होता है ये जीने के काम में आता है। तो हमारी जो टीचिंग की अप्रोच होगी वो कंपैरेटिव और एनालिटिकल होगी। हम तुलना करेंगे और तथ्यों को
एनालाइज करेंगे इस हमारी इस क्लास में है। और इसी के साथ मैं आपके आगे शुरुआत करता हूँ। तो इसमें देखना है कि ये जो हमने बात की है जनसंख्या वितरण की और जनसंख्या के टॉपिक्स की, ये हम पहली बुक में भी हम पढ़ चुके हैं। जनसंख्या वितरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, वृद्धि क्या है, या वृद्धि के कारण क्या है, जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें हमने पहली पुस्तक में भी पढ़ी थी। तो आपको याद होंगी, जैसे जनसंख्या वितरण फैलाव को कहते हैं, घनत्व एक एवरेज है, और वृद्धि समय अंतराल के बीच में जनसंख्या में परिवर्तन है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। और जनांकीय के संक्रमण सिद्धांत पर भी हमने बात की। तो अब हम भारत की जनसंख्या के बारे में जब बात करते हैं, तो पहला सवाल स्वाभाविक रूप से हमारा ये उठता है कि भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन करना आवश्यक क्यों होता है। तो भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम मानव भूगोल को पढ़ते हैं, तो मानव भूगोल के अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, और मानव भूगोल मानव प्रकृति के संबंधों की बात करता है। तो किसी देश की जनसंख्या वहाँ के का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, और जनसंख्या साधनों का उपयोग किया जाता है। जनसंख्या ही किसी देश के संसाधनों के विकास की योजना बनाते हैं, उनका उपयोग करते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि देश के आर्थिक विकास में वहाँ के जो उनकी कुशलता, प्रशिक्षण, मेहनत और निष्ठा पर टिका हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है कि वास्तव में मानव शक्ति की गुणवत्ता पर ही किसी देश का विकास निर्भर करता है। एक बहुत बड़े विद्वान है बाल्डो इमर, कोई देश सोने से महान नहीं बनता कभी, बल्कि उसको महान बनाने वाले केवल उसके निवासी होते हैं, और किसी देश की जनसंख्या ही उसका ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपके सामने शेयर की हैं कि किसी देश के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, जनसंख्या ही सारे संसाधनों का उपयोग करती है। निष्ठावान, प्रशिक्षित, मेहनती और की जो मानव कुशलता होती है या मानव की जो जनसंख्या होती है, उसी के आधार पर ही हम देश का विकास। जनसंख्या का अध्ययन मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कहलाता है। तो इस पाठ में हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि विश्व के परिदृश्य में हमारी जनसंख्या का क्या स्थान है, किस प्रकार की हमारी जनसंख्या की स्थिति है। तो प्यारे बच्चों, 2011 की जो जनगणना हुई है, उसके अनुसार भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ के लगभग है। इतनी विशाल जनसंख्या को लिए हुए हमारा देश से देखें तो भारत विश्व के 2.4 लिए गए, और जनसंख्या यहाँ पर 17.4% निवास करती है। तो क्षेत्रफल में हमारा विश्व में 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से हम चाइना के बाद में दूसरे स्थान पर आते हैं। और अगर हम प्रतिवर्ष जनसंख्या के वृद्धि को देखें तो लगभग हमारी जनसंख्या में 1.6 करोड़ लोग बढ़ जाते हैं, जो लगभग ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर। तो संसार में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, क्षेत्रफल के नजरिए से 7वां बड़ा देश है। लोग प्रतिवर्ष बढ़ रहे हैं, जो एक महाद्वीप की जनसंख्या के लगभग बराबर है। तो अगर इस तरह से हम जनसंख्या का भारत जनसंख्या के नजरिए से भारत को देखें, तो भारत उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों महाद्वीपों की अगर हम जनसंख्या को मिला देते हैं तो इससे भी अधिक जनसंख्या भारत में पाई जाती है। आप इसको एक डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। ये महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को दिखा रहा है। एशिया में 9.6 करोड़ जनसंख्या है। ऐसे ही आपकी प्रतिशत में जनसंख्या दी हुई है, तो इसके आधार पर हम ये सारी चीजें देख सकते हैं कि अफ्रीका में 16.9% जनसंख्या है, जबकि भारत में 17% जनसंख्या है। तो अफ्रीका महाद्वीप के लगभग बराबर है। अगर हम यूरोप की जनसंख्या से तुलना करें तो लगभग दुगनी है। अगर हम इन 3 महाद्वीपों को एक साथ जोड़ लें, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को, तो इनकी जनसंख्या से ज्यादा हमारी जनसंख्या बैठती है। तो विश्व परिदृश्य में अगर हम जनसंख्या की बात करें तो भारत की स्थिति जनसंख्या के नजरिए से बहुत बड़े देशों में गिनी जाती है, और ये इतनी विशाल जनसंख्या भारत में बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म देती है। किंतु हम केवल समस्याओं के नजरिए से अगर जनसंख्या को देखेंगे तो हमारे लिए ये थोड़ा सा भारी सा रहेगा। ये संसाधन भी हैं,
युवा जनसंख्या हमारे पास है। अगर हम इसको अच्छी तरह से प्रशिक्षित और दिशा निर्देशित करेंगे तो ये हमारा संसाधन बन सकती है और हमारे देश के विकास में योगदान दे सकती है। मैडम इसमें कुछ और कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। इंग्लिश वाली स्लाइड एक बारी लगा दीजिए। Okay, students, today we have started with the first chapter of second book. The name of your book is India, People and Economy. So in the first chapter, we are going to talk about population distribution, density, growth and composition. So here what all we are going to discuss on screen, you can see that first we are going to understand the population in world scenario and the position of India. Then we'll discuss about the sources of population, that how are we actually collecting this huge data. Then we will talk about distribution because it has a far reaching effect on distribution of resources as well. And then we will come to the factor affecting the distribution of population. Sir, please change the slide. So now this is just a revision. I think sir has already discussed about it. The topics that we have discussed in the first book are going to be here in this book also, but the approach would be different. In the first book, we have talked about the world scenario, and that is called as a systematic approach. Whereas in this book, we are going to take regional approach, where we are going to consider India as a region, and we will have in-depth study about Indian population and its various aspects. So please change the slide. Okay, now we come to the population of India. As we know that India is the second most populous country of the world. Now, why is it actually important to study population? Now, population, we call it as asset of a country, and that is why we call it as a human resource. Now, when population becomes human resource, definitely it helps manifold in development of a country. But if the same population is not well groomed, if people are uneducated, if people are unhealthy, then that population will become burden. So definitely our approach towards population will decide whether population is going to be the asset for the country or it's going to be the liability or burden. So for country, its inhabitants are the resource that we need to develop. Hardworking, skilled, trained people will take on economic development and will take, a country to new heights. So the manpower of a country is the real strength, and that is the quality of manpower. It's not the quantity. We are not talking about how many people are there. We are talking about what is the quality of people, what are the skills of people, how can they contribute in the development of the country. So here we have a very good statement to quote of Lord Emerson. He has once said that no country becomes great with gold, but with its inhabitants. So that is really true. Even if you have resources but you lack mind in people or technology in your country to how to use the resources, those resources are of no use. So definitely, even to utilize the resources that are present in a country, human resource need to be trained, need to be skilled. Now the real wealth of a country is inhabitant, and that is the reason why we want to understand our own population in depth, where people want to live, why people want to live in certain area, why they prefer certain areas over other, what is density, what is the impact of density, how our population is growing, how these patterns are changing. And we'll also talk about population projections. It means that in coming years what change we expect in our population. So please change the slide. I hope these points are clear to everyone. Now we come to the Indian population in world context, where we stand in world scenario. And as we know that we are the second most populous country of the world. So here we have good 17.4% of world population in India. Though we only have nearly 2.42% of land area of total world surface area, but the population that we have is huge, 17.4%. So in terms of population, we are second largest country, while in terms of land area, we are seventh largest country. So this is a mismatch. And that is the reason at times we consider population as a problem. But when we talk about problem, it means we are not focusing on solution. So that is not our approach here. We are talking population in the sense of asset, how we can actually use it as a human resource. So India's population
increases by 1.6% every year. It means almost one complete Australia is being added. You can just imagine when we compare, the resource distribution of different developed countries and of our country. At times we forget the huge difference in our population. Entire Australia is being added to our population, and still we are catering to the needs of our people, and I think that this is really a good achievement. As per the census 2011, our population stands at huge 121.02 crores, a huge number. India's population is almost equal to the North and South America together, and almost it is a double of the population of African continent. And as we know, one Australia is added to our country, so 44 times for from Australian population. The largest country of the world, Russia, even our population is 2.5 times more than Russia. So this is how, we stand as a big market for world also. That is the reason why people look towards India when we talk about economic reform, when we talk about market reforms. Today, China definitely is on the first position, but the trend shows that soon we are going to overtake China's population. Now we have a diagram to explain this. Sir, next slide, please. Now, here with the help of this bar diagram, we can understand the bulk of world population is in Asian continent, and in Asia we have two most populous country, and India is one of them. So here we can see, African continent has population of 16.97, and India alone has nearly 17%. So this shows, if we have so much huge number of people here, and if we could convert them in a good human resource, what wonders India can do in coming future. Sir, next slide, please. Okay, here also we see the distribution of India, of different countries of the world. I think the diagram is clear. Sir, hand over to you now. Thank you, sir. प्यारे बच्चों, विश्व के संदर्भ में आपने जनसंख्या के बारे में जान लिया है। ये आपके जो डायग्राम स्क्रीन पर है, 10 पॉपुलेटेड कंट्री हैं वर्ल्ड के, संसार के 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश हैं, जिनमें चाइना नंबर 2 पर है। इसके अलावा हम इसको दिखाने का मकसद सब यहाँ पर यही है कि हम ये अंदाजा कर लें कि विश्व में हमारी पोजीशन जनसंख्या की दृष्टि से क्या है। और एक डायग्राम और मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें आपको चाइना नंबर 1 पर है और हम विश्व में दूसरे नंबर पर आते हैं। तो ये एक हमने फैक्ट्स आपको दिया है जो आपको ध्यान में रखना है। और इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि लगभग 2030 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस गति से ही हमारी जनसंख्या अगर बढ़ती रही तो हम चाइना को ओवरटेक कर देंगे, चाइना से हमारी जनसंख्या आगे निकल जाएगी। तो अब तक की जो मैंने बात बताई है, विश्व के संदर्भ में आपकी स्थिति बिल्कुल क्लियर होगी। 1 अरब नंबर दूसरे पर है, चाइना हमसे नंबर 1 है, और प्रतिवर्ष हम एक ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर जनसंख्या अपनी जनसंख्या में ऐड कर देते हैं। और 2030 तक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यदि इसी गति से जनसंख्या बढ़ती रही तो हम चाइना से आगे निकल जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। अब आगे दूसरा जो हमारा आज के जो क्लास का जो दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि हमें जनसंख्या के जो आंकड़े प्राप्त होते हैं इनके सोर्स क्या है। तो प्यारे बच्चों, प्रति 10 वर्ष में भारत में जनगणना का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से जनगणना के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। और भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में आयोजित की गई थी, लेकिन ये पूरे देश में नहीं हो पाई। कुछ देश के कुछ हिस्से ऐसे रह गए थे जिनमें जनगणना उस समय नहीं हो पाई थी, तो ये अधूरी जनगणना थी। पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में की गई है, और जब उसके बाद से हर 10 वर्ष बाद जनगणना भारत में की जाती है, और इससे प्राप्त जो आंकड़े होते हैं वही हमारी जनसंख्या के आंकड़ों के प्रमुख स्रोत है। जनगणना का ये जो कार्य है, तो ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा किया जाता है। जनगणना की जो अवधि है वो प्रति 10 वर्ष बाद है, जैसे पहले 2001 में हुई, 2011 में हुई, अब 2021 की तैयारी चल रही है। जब जनगणना होती है तो उसका जो प्रोसेस है उसमें 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है सीएन नंबर डालना, सेंसस नंबर डालना। आजकल आप अपने घरों के आसपास देख रहे होंगे कि रेड स्याही से आपके मकानों पर नंबर डले हुए हैं, सीएन नंबर। तो पहला चरण ये होता है कि
हाउस गणना इसको कहते हैं, मकान गिने जाते हैं कि कितनी फैमिली किस मकान में किस बिल्डिंग में रह रही है, और उन पर नंबर डाल दिया जाता है, इसको सीएन नंबर डालना कहते हैं। उसके बाद में रहने वाले परिवारों की गणना की जाती है, और उसके बाद में तीसरा जो चरण होता है वो जनगणना का होता है। इस तरह से जनगणना का ये सारा कार्य पूरा हो जाता है। और जनगणना में केवल व्यक्तियों की गणना ही नहीं होती, इसमें और बहुत प्रकार के आंकड़े भी हमारे पास एकत्र हो जाते हैं, जैसे कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने युवा हैं, कितने वृद्ध हैं, और कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने अनपढ़ हैं, शिक्षा का स्तर क्या है। इसके बाद में आगे इनके प्रवास के, ये इनका जन्म कहाँ हुआ है, इस वक्त कहाँ रहे हैं, तो प्रवास का जो ट्रेंड है उसके आंकड़े भी हमें जनगणना के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। तो जनगणना के आंकड़ों का जो एकमात्र स्रोत है वो प्रति 10 वर्ष में होने वाली जनगणना है। जनगणना भारत में हुई है 1872 में हुई है, लेकिन किन्हीं कारणों से पूर्ण जनगणना नहीं थी। पूरी या कंप्लीट जनगणना जिसको कह सकते हैं, संपूर्ण जनगणना जिसको हम कह सकते हैं, वो 1881 में हुई है। और उसके बाद से लगातार हर 10 वर्ष बाद जनगणना हमारी होती रही है। भारत का गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना उप आयुक्त के कार्यालय द्वारा यह जनगणना की जाती है। तो ये हमारे जनगणना से संबंधित आंकड़ों के स्रोत। अब इसके आगे आपका जो अगला कंटेंट है जिस पे हमें चर्चा करनी है वो है जनसंख्या वितरण। इसको शुरू करने से पहले मैं मैडम से कहूँगा कोई और चीज में स्पष्ट करनी हो तो कर सकते। जी सर, एक बारी स्लाइड पीछे वाली लगा दीजिए प्लीज। Okay, so I hope the points are clear to everyone, but just sum up in English also, that population data is collected in a exercise that is called as census, and census is conducted every 10 years in our country. Now, which all agencies are responsible for this? The Office of Registrar General and the Census Commissioner of India, which comes under the Ministry of Home Affairs of India, are the people or the agencies that are responsible for conducting this huge exercise that is called census. And I think India, with such a huge population, if we are successfully conducting it after every 10 years, that is the reason for us to applaud. Now, if I talk about the first census of India, the first census of India was conducted in the year 1872, but then it could not be conducted in all the provinces of India because at that time India was under British rule. So the first complete census that was conducted, that was again under British rule only, but in the year 1881. Now, for this census exercise, the first thing that we do is we mark the houses with CN number, and then comes the counting of house, and then starts the formal census where you have seen the enumerators come to your house with the sheet with which contains different details, and they ask questions from you, and on the basis of what data you are giving to them, the entire data is collected and then compiled and put together in a useful manner that is converted into datas, maps, tables, charts. This is how we are actually conducting and using entire data for census. I hope this slide is clear to everyone, so we can move forward. Thank you. हाँ, चैट बॉक्स में कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं। एक तो बार बार कुछ बच्चे कह रहे हैं कि भाई या हमारी थोड़ी सी स्क्रीन में दिक्कत है, उसको रिफ्रेश कर लें। सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी स्क्रीन को रिफ्रेश कर लें। दूसरी, एक बच्चे ने निखिल ने पूछा है कि जनसंख्या अधिक होने के फायदे हैं या नुकसान है। प्यारे बच्चों, जनसंख्या और संसाधनों का अनुपात देखा जाता है। अगर हमारी जनसंख्या हमारे संसाधनों के अनुपात में है, बैलेंस है, तो ये ठीक कही जाती है और इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब जनसंख्या संसाधनों की तुलना में अधिक हो जाती है तो उसको जनसंख्या, हमारे संसाधन जनसंख्या का भार सहने में असमर्थ से हो जाता आ जाती है। इस समय भारत की जो स्थिति है वो संसाधनों से जनसंख्या की अधिकता की स्थिति है। हमारे जितने संसाधन है, जनसंख्या हमारे पास उससे ज्यादा है। इसी वजह से हम बेरोजगारी और बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। लेकिन देश में टेक्नोलॉजी और अब शिक्षा के प्रसार से हम इस स्थिति से निपट सकते हैं और इस बढ़ी हुई जनसंख्या को हम संसाधनों में परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। और अब आगे जो अगला कंटेंट है, हमारा जो मेन कंटेंट है वो जनसंख्या वितरण, इस पर बात करें। तो शिक्षार्थियों, जनसंख्या वितरण क्या होता है, इसके बारे में हमने जो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक का जो लेसन 2 जनसंख्या के बारे में बात की थी, तो वहां मैंने क्लियर किया।
फिर भी दोबारा आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनसंख्या वितरण किसी क्षेत्र में जनसंख्या के फैलाव को दर्शाता है कि लोग धरातल पर किस प्रकार फैले हुए हैं, उनका वितरण किस तरह से, उनका जो बसने का जो प्रारूप है वो किस तरह से है। तो इसको हम जनसंख्या वितरण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक मात्रा में रहती है, उसको जनसंख्या का बहुत बड़ा एक जमावड़ा कह सकते हैं या सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र कह सकते हैं। और कुछ क्षेत्र ऐसे भी देखे होंगे जहां जनसंख्या बहुत कम बसी हुई थी, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसी पैटर्न को कि लोग धरातल पर किस प्रकार फैले हैं, जनसंख्या वितरण कहा जाता है। तो जब हम भारत के जनसंख्या वितरण की बात करते हैं तो सबसे पहली एक ही लाइन हमें समझ में आती है, वो है जनसंख्या का वितरण भारत में सभी स्थानों पर समान नहीं है। जनसंख्या के वितरण में भारत में स्थान स्थान पर असमानता पाई जाती है। और जेबी क्रेसी का कथन आपको याद होगा, जब आपने जो पहले जनसंख्या की क्लास अटेंड की, उन्होंने एक टिप्पणी की थी कि बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग और बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। वो लगभग वो भारत पर भी लागू होती है। अगर हम जनसंख्या के वितरण की समीक्षा करें तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत सारे कारण हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे धरातल की दशा है, जलवायु है, जल की सुनिश्चितता है, कृषि उत्पादन में स्थिरता है, खनिजों की उपलब्धता है, परिवहन के साधन है। तो ये कुछ कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अब आपकी बात समझ में आ गई। जनसंख्या वितरण का अभिप्राय धरातल पर जनसंख्या के फैलाव से है कि लोग धरातल पर किस प्रकार फैले हुए हैं। दूसरी बात है कि भारत में जनसंख्या का वितरण बहुत ही असमान है, सभी स्थानों पर जनसंख्या का वितरण एक जैसा नहीं है और ये बहुत सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और भौतिक कारणों से प्रभावित है। जब हम जनसंख्या वितरण की बात करते हैं तो जनसंख्या वितरण से पहले आपको मैं ये मानचित्र आपको दिखा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। ये कंपैरेटिव स्टडी है, इसमें 2001 मानचित्र दिया हुआ है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें भारत के प्रत्येक राज्य में 2001 में जनसंख्या कितनी थी ये वो मानचित्र शो कर रहा है। और इसी के साथ में ये दूसरा मानचित्र है आपका जो भारत में 2011 की जनगणना को दिखा रहा है। हमने आपके कंपैरेटिव स्टडी के लिए रखे हैं, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस राज्य की भारत के 2001 में स्थिति क्या थी और 2011 में स्थिति क्या है। जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 16 करोड़ 67 लाख लोग 2001 में थे, जो अब 19 करोड़ 95 लाख हो गए हैं। तो ये जनसंख्या बढ़ गई है इतनी। इसी तरह से हम इन दोनों मानचित्रों की सहायता से जनसंख्या का कंपैरिजन कर सकते हैं राज्यों के अनुसार। ये एक एक्टिविटी आपके प्रैक्टिकल के लिए भी हो सकती है कि आप अपना राज्य चुने और उसमें सकते हैं कि किसी में कितनी जनसंख्या की वृद्धि इन 10 सालों में हो गई है। और ये भी देखा जा सकता है कि कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या ज्यादा है, कौन से राज्य ऐसे जिनमें जनसंख्या कम है। एक अगला डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये डायग्राम है, ये भारत में जनसंख्या के स्टेट्स में जनसंख्या के प्रतिशत को शो कर रहा है कि किस राज्य में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग रहता है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, इसमें 16% जनसंख्या रहती है। इसके बाद में महाराष्ट्र का नंबर है, फिर बिहार का है, वेस्ट बंगाल का और आंध्र प्रदेश। तो ये टॉप 5 राज्य मैंने आपके नाम लिए हैं और ये इसी तरह से सारे राज्यों को ये डायग्राम आपको दिखा रहा है कि जनसंख्या का कितना प्रतिशत किस राज्य में है। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा है कि किस राज्य, भारत के किस राज्य में जनसंख्या कितनी है या उसका प्रतिशत कितना है। इसको भी हम जनसंख्या का वितरण ही कहते हैं। जनसंख्या के वितरण का दूसरा जो पहलू है वो हम भारत में जनसंख्या के भौतिक भागों को ध्यान में रख के कर सकते हैं। इसके फिजिकल जो डिवीजन है उसके हिसाब से हम जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे पहले पर्वतीय राज्य में जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, जो हिमालय, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये जो कुछ राज्य हैं ये हमारे पर्वतीय राज्य कहलाते हैं। तो इसमें जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, ये पर्वतीय राज्यों को अगर हम देखें तो इसमें 2.48% जनसंख्या भारत की निवास करती है। उसके बाद में दूसरी कैटेगरी में हमने राज्य लिए उत्तरी पूर्वी राज्य। उत्तरी पूर्वी राज्य में असम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य हैं। इनमें जनसंख्या लगभग 3.1% या 3.17% जनसंख्या इन पूर्वोत्तर राज्यों में निवास करती है। तीसरी जो कैटेगरी है वो मैदानी राज्यों की है। मैदानी राज्यों में आपका पंजाब से शुरू होता है, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, चंडीगढ़, ये पूरा जो एरिया है, पूरी बेल्ट है, ये समतल मैदान की बेल्ट है, इनको सारे मैदानी राज्य कहते हैं।
और भारत की लगभग 44.1% जनसंख्या इन मैदानी राज्यों में निवास करती है। अगली जो कैटेगरी है पठारी और तटीय राज्यों की है। पठारी भारत के जो पठारी प्रदेश पर और तटीय क्षेत्रों में जो राज्य फैले हुए हैं जिनमें महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये जो राज्य हैं तो लगभग 42.09% पॉपुलेशन इन पठारी और तटीय राज्यों में निवास करती है। इसके अलावा बाकी अन्य अंडमान निकोबार, ये हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, 8.8% जनसंख्या निवास करती है। तो ये जनसंख्या का भौतिक सीमाओं को ध्यान में रख के हमने जो वितरण किया है, इसको हमने 4 कैटेगरी में रखा है। सबसे पहला स्थान हमारा मैदानी राज्यों का। मैदानी राज्यों में जो मैदानी राज्य है, इनमें आप ये देखिए कि इनमें 44.1% इन मैदानी राज्यों में जनसंख्या निवास करती है। दूसरी जो कैटेगरी है हमारी पठारी और तटीय राज्यों की आ जाती है, इसमें लगभग 42.09% जनसंख्या निवास करती है। तीसरा हमारा उत्तरी, ये पूर्वोत्तर राज्य आ जाते हैं और फिर हमारे पर्वतीय राज्य आते हैं। इस तरह से भी हम जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आगे ये एक मैप हमने साथ में रखा है जनसंख्या वितरण का और भारत के भौतिक फिजियोग्राफी। तो इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, पूर्वोत्तर राज्य कौन से हैं, मैदानी क्षेत्र वितरण को देखते इसमें आप कंपैरेटिव स्टडीज की कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि भारत के भौतिक धरातल का जनसंख्या वितरण पर क्या प्रभाव स्पष्ट हो रहा है। इसको हम देखकर इस तरह से इसका अध्ययन कर सकते हैं। मैडम इसमें कुछ और एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं। जी सर। Okay, student, now we have started with the population distribution of India. And as we know that population distribution is related to number of factors. There are factors like climate, soil, agriculture, and availability of different minerals that affect the distribution of population. Where these factors are favorable to people, people would like to settle in these areas, and that is why we see that population of India is unevenly distributed. Now we can study it in a two manner, one with the administrative divisions that we call as the states, and another with the physical division that we call as the physical regions. So let us just see how population is distributed according to these two parameters. So next slide please. Okay, this is a comparative study of 2001 and 2011 census data. So you can see, there are certain changes that are reflected in the shades of different states. And this is what we have to understand to see the change that has occurred over the period of 10 years. Like we see, the Maharashtra, which was earlier in the mustard color, has changed to the red color in 2011. Now, this is your homework. You have to analyze these maps very clearly and in depth. Will favor increase of population and which factors will favor decrease of population, also which we see in the case of certain areas. The next slide please. So this is the distribution of our population according to the administrative units or the political divisions. We can see, the states like Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, they have good chunk of population. If I talk about Uttar Pradesh, it has 16% of our total population. It means, like we stand in the world scenario, Uttar Pradesh stands in Indian scenario with 16% of our population, and the small states and union territories, they have little bit less share. But then what are the reasons why people would like to live more in certain states and less in certain other regions? That is explained with physical divisions of that area. So next slide. So if we see, we have mountain region. In mountain region, we mainly keep our state Jammu and Kashmir. Now Jammu and Kashmir is a union territory, but because we are using 2011 census data, so here we are going to refer Jammu and Kashmir as a state only. But definitely in the next coming census, it would be considered under union territory. So please remember this change, don't get confused over it. So we find that Jammu and Kashmir, Uttarakhand, and Sikkim and other states of Himalayan region, they only make up 2.4% of our population. Reason being, life is bit difficult here. Climate is harsh. People could not live comfortable life here. On the contrary, if I talk about the plain state, the Gangetic Plain, that region has nearly 44.14%
of our population, because life is comfortable, soil is very fertile, water is available, you can set up any industry here, you can actually build any type of infrastructure here. So the ease of living will attract more of people in these areas. Similarly, if I talk about plateau and coastal state, plateau, because of its richness of mineral, can give you more employment opportunities. Grasslands can also give you more opportunities for grazing and animal rearing. Coastal states definitely have advantage of alluvial soil, particularly on the eastern side of India. So this is how, physical factors definitely explains the uneven distribution of our population. I hope these points are clear to everyone, so we can move forward. Thank you. देखिए, भी हम देख सकते हैं, अभी तक हमने जो बात की है वो फिजियोग्राफी को ध्यान में रखकर और देश के राज्य की सीमाओं को ध्यान में रखकर बात की है। देखिए, एक ये डिस्ट्रीब्यूशन है जो हमने ये पिछला मैप देख के किया है, ये एनालाइज कर सकते हैं इस मैप को देख के किस राज्य में कितनी जनसंख्या है, इसके आधार पर हम इसको बना सकते हैं। ये है कि 1 करोड़ से कम जनसंख्या वाले राज्य, लगभग भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जिनमें 1 करोड़ से कम जनसंख्या है। और आप इनको देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, गोवा, ये कुछ राज्य हैं जिनमें 1 करोड़ से कम जनसंख्या। मध्यम आकार वाले 1 से 2.5 करोड़ के जो जनसंख्या वाले हैं 2 स्टेट हैं, और 2.5 से 5 करोड़ की जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वो लगभग 7 राज्य हैं, और उच्च आकार वाले 5 से 10 करोड़ की जनसंख्या वाले भी 7 हैं, और वृहद आकार वाले 3 राज्य। तो इस तरीके से भी हम जनसंख्या के वितरण को स्पष्ट कर सकते हैं। मेनली जो बात है, अब हम एक समरी सी जनसंख्या वितरण की आपके सामने रख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है, सभी स्थानों पर जनसंख्या एक जैसी का जनसंख्या का बसाव एक जैसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि भारत में भौतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बहुत सारे करते हैं। अगर हम देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य भारत में उत्तर प्रदेश है, जिसमें लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। और ये अगर इसको क्षेत्रफल के नजरिए से हम इसको देखें तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल में केवल क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। भारत में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, जो लगभग 10% क्षेत्र को घेरे हुए है, लेकिन जनसंख्या केवल वहां प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम। ऐसी केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें तो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और लक्षद्वीप सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। एक और फैक्ट्स आप देखेंगे, भारत के जो टॉप, जिनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये 5 टॉप 5 राज्य हैं। ये देश की लगभग 50%, 49% आबादी इन 5 राज्यों में बसी हुई है। अगर हम 10 राज्यों को एक साथ कर दें, जो टॉप 10 राज्य हैं, इनमें 76% आबादी केवल इन 10 राज्यों में रहती है। तो ये भारत की जनसंख्या के वितरण के बारे में कुछ हमारे फैक्ट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब इससे आगे हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो भारत में जनसंख्या के, ये एक मैप है जो टॉप 10 जनसंख्या वाला है। इसमें से आप राज्यों को देख सकते हैं कि 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य ले सकते हैं, और इनकी जनसंख्या को आप एक जगह कलेक्ट करके देख सकते हैं कि कितने प्रतिशत जनसंख्या इन 10 राज्यों में रहती है। ये अब हमारे कुछ जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जिन पे थोड़ा सा ये आप पहले से भी परिचित है। भौतिक कारकों में धरातल की दशा, जलवायु, जल की उपलब्धता, वनस्पति और मृदा, ये कुछ कारण हैं जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। दूसरे जो कारण है वो आर्थिक कारण है। आर्थिक कारणों में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, परिवहन और संचार। और तीसरी कैटेगरी में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों को रखा जाता है। इसमें कृषि का विकास, बस्तियों का बसाव, धर्म, शिक्षा, राजनीतिक स्थायित्व, सुरक्षा, शांति, ये सारे कारण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों में आते हैं। भारत की जब हम जनसंख्या को देखते हैं तो इसमें धरातल के नजरिए से जो उत्तरी विशाल मैदान और तटवर्ती क्षेत्र में जनसंख्या अधिक होना, ये भारत और ये जो उपजाऊ मिट्टी के कारण हुआ। ऐसे ही जो हमारे पठारी प्रदेशों के जो राज्य हैं, जो पठारों पर बसे हुए हैं, इनमें खनिजों की उपलब्धता और नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण जनसंख्या का जमाव ज्यादा हुआ है। जनसंख्या के जो भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जिनको पर्वतीय राज्य कह सकते हैं, उनमें जनसंख्या का कम होना वहां की भौतिक संरचना और जलवायु के आधार पर। जनसंख्या
का वितरण भारत में इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारण हैं, ये चीज़ आपके की बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और मैडम से मैं कहूँगा कि उसमें और कुछ ऐड ऑन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ओके सर, आई थिंक अच्छे से पूरा एक्सप्लेन हो गया है। एक बारी बच्चों को बस इंग्लिश की स्लाइड दिखा दीजिए। सो सम अप कर देते हैं फटाफट से। सर इससे आगे दिखा दीजिए सर, टाइम अब काफी कम रह गया है। Okay, so these are the pointers to sum up the entire discussion that we have done. That Uttar Pradesh, as I told you, is the largest state in terms of population. The 7 states together, if we put the population of Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and Madhya Pradesh, they account for nearly 60% of our population. And Delhi is the most populous union territory. Being a capital, it has very great economic opportunities, and people definitely are attracted by these economic opportunities. यहाँ पे एक चैट में बच्चे का क्वेश्चन आया है कि ओवर पॉपुलेशन का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है। बेटा इसको सिंपल तरीके से समझिए कि अगर आपके पास में एक एप्पल है और 30 लोग हैं खाने वाले, तो कितना हिस्से में आएगा? और वहीं अगर एक एप्पल है और 2 लोग खाने वाले हैं, तो कितना हिस्से में आएगा? तो सिंपल से ये समझिए कि जितने अधिक लोग होंगे, रिसोर्सेज का इम्बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, सबके हिस्से में बहुत कम आएगा, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। इसीलिए हमें रिसोर्सेज को भी उसी तादाद में बढ़ाना पड़ेगा, जो कि अगर आपको याद हो, हमने पिछले बुक में माल्थस की थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसा नहीं होता है, रिसोर्सेज उस गति से नहीं डबल हो पाते, नहीं बढ़ पाते जिस गति से पॉपुलेशन। सो इसीलिए इस इम्बैलेंस को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सर आगे बढ़ते हैं। Okay, this is the map. I think it's clear. Okay, now we come to the factors. Factors we have already discussed in the previous book in detail, where land, climate, availability of water, vegetation, and soil. They are the physical factors that will affect the population distribution. If I talk about the economic factors, mineral, urbanization, industrialization, like our plateau region, it is rich in minerals, so attract people. The areas that have high urbanization rate and industrialization, definitely they attract more people. Similarly, certain social and cultural factor like development of agriculture, if we have a long history of settlement, if the area is famous for some religious activity or education, peace, stability, so these are the factors that would attract more people. I think because time is running out, so we should quickly move to the quiz now. The quiz पे चलते हैं जल्दी से। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिजिकल का इम्पैक्ट और रेनफॉल का भी कैसे इम्पैक्ट होता है, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाई रेनफॉल या मॉडरेट रेनफॉल रीजन है, वहां पर भी पॉपुलेशन का हम अच्छा वितरण या विस्तार देख सकते हैं। और ये सॉइल के साथ में भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पे फर्टाइल सॉइल है, आप देखेंगे कि वहां पे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन आपको दिखाई दे रहा है। जो डॉट वाला मैप है वो पॉपुलेशन का है। से नेक्स्ट में चलिए। ओके, वंदना मैम, ओवर टू यू। थैंक यू पूनम मैम। चैट बॉक्स पर रहकर बहुत सारे अच्छे सवाल पूछे गए। मुस्कान हुसैन, निखिल कुमार, रोहित कुमार और बहुत सारे बच्चों की बहुत बढ़िया क्वेरीज आई। बेटा इसी तरह से मन लगाकर पढ़िए। अब हम क्विज सेशन के साथ आए हैं। जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया? आज ही हमें पढ़ाया गया है। सबसे पहला पूरी जनगणना भारत में कब की गई? जल्दी से चैट बॉक्स पर आंसर भेजिए बेटा। ऑप्शंस आपके सामने हैं। दिनेश कुमार का। दिनेश थोड़ा सा बेटा क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करो। हमने पूछा है कंप्लीट सेंसस, थोड़ा ट्विस्ट करें। शुभांगिनी, वेरी गुड। राम विनोद, शाबाश बच्चों, वेरी गुड। पूजा, हिमांशु, वेरी गुड। अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन? भारतीय राज्य कौन से भारतीय राज्य की आबादी सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। सेकंड क्वेश्चन के भी आने शुरू हो गए। बिल्कुल सही आंसर्स आ रहे हैं सेकंड के। वेरी गुड। देवांगिनी शर्मा, हर्षदीप, वेरी गुड। इल्मा, शाबाश बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, यूपी आंसर आप लिख रहे हैं। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। थर्ड, which Indian state has the lowest population?
किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? चलिए बेटा, सेकंड का बिल्कुल सही आंसर उत्तर प्रदेश। थर्ड क्वेश्चन पर अब जल्दी से हम आ जाते हैं। वेरी गुड, 100% सही आंसर के साथ आप लोग आ रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। तुषार बेटा, बिहार नहीं, ओके, थर्ड का शायद आप आंसर दे रहे हैं। बच्चे शायद बिहार में बिहार डेंसिटी में में कंफ्यूज हो कंफ्यूज, रहे हैं। हाँ बेटा कंफ्यूज हो रहे हैं। डेंसिटी नहीं पूछी हमने, टोटल पॉपुलेशन पूछा है, दोनों में लोवेस्ट अंतर है। पॉपुलेशन, असम नहीं बेटा, लोवेस्ट पॉपुलेशन पूछा गया है। सिक्किम, सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य भारत सिक्किम है। ओके राइट, कुशाल ने सर आंसर सही दिया है। वेरी गुड। मुस्कान हुसैन का भी सही आंसर आया है। ओके, इतना जल्दी स्क्रॉल हो रहा है सर scroll हो हमारा। रहा है। वेरी हाँ, गुड। ओके, चलिए अब मैं next देख पे move सकती हूँ मुस्कान। वेरी गुड। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला भौगोलिक कारक नहीं है? सॉइल, मिट्टी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता, मिनरल्स, खनिज, क्लाइमेट, जलवायु। वेरी गुड, बच्चे आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करते हुए। बिल्कुल सही। मिनरल्स आपके इकोनॉमिक फैक्टर में इसमें हम काउंट करेंगे। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। गुड। 4 सारे ही सी बच्चों का लगभग सही आंसर आया है। जी। खनिज, व्हाट इज सेंसस? फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के साथ। जनगणना क्या है? व्हाट इज सेंसस? ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं। ए, कलेक्टिंग डेटा रिगार्डिंग फिजिकल लैंडफॉर्म्स बच्चों ने of आंसर the दे दिया। country. Okay, हाँ, बच्चों का collecting आंसर आ गया। data. अच्छा sir, collecting data related to the health status of the population, collecting data related to the human population, none of the above. Very good. C. चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चों के आंसर बहुत अच्छे हैं और हमें लगता है कि कुछ समय पता लग गया जो हमने थोड़ा सा ये चर्चा की है आपकी क्लास में, तो ये हमारी बात आप तक पहुंची है। और बहुत जल्दी से ये आपका होमवर्क है, इसके 5 क्वेश्चन होमवर्क के आपके स्क्रीन पर हैं, क्योंकि टाइम बिल्कुल ओवर होने जा रहा है, तो इनको आप नोट कर लें। और ये इनका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश वाले बच्चे भी इनकी स्लाइड्स को वो कर लें। और बस मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूँ। बस जल्दी से जल्दी आपको ये हमारी क्लास कैसी लगी फटाफट जल्दी से इसकी मार्किंग कीजिए, थम्स अप कीजिए और 10 में से इसकी रेटिंग कीजिए फटाफट जल्दी से हमें चैट बॉक्स में कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। इसके लिए मार्क्स कीजिए जिससे हमें आगे क्लास को थोड़ा अप करने में हमें रहे और हमारा उत्साह बना रहे। आप फटाफट जल्दी से, आपको जैसी भी ये क्लास आपको लगी है आप इसके मार्क्स दीजिए, थम्स अप कीजिए और जो भी आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं जिस तरह से भी आप कर सकते हैं। वो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको बार बार आपको देखा जा सकता है, क्योंकि बीच में क्वेश्चन पूछा था कि जी हम पिछले लेक्चर अगर हमारे छूट गए तो उनको कैसे सुने, तो यूट्यूब पर आप उनको देख सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में पूनम मैडम और वंदना मैडम का धन्यवाद करता हूँ और उन सब साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ चैट बॉक्स में उपलब्ध हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट क्लास हमारी इससे आगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की अगले फ्राइडे को होगी। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू सर। सर लास्ट स्लाइड लगा दीजिए प्लीज। लास्ट की 3 स्लाइड्स हैं।